हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। NMPS की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास के अंतर्गत ये चैप्टर नंबर जो 28वां है, इस चैप्टर नंबर 28 में ही हमने आपको नरजनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया था। मादा जनन तंत्र की अगर हम अध्ययन की बात करें तो उसकी संरचना में जो प्राथमिक जो जननांग था वो अंडाशय था। सहायक जननांगों के रूप में सबसे पहले अंडवाहिनियां थी। अंडवाहिनियों के बाद में आपका गर्भाशय था और गर्भाशय के बाद आपकी योनि थी और योनि के बाद आपका बलवा यानी कि भ्रूण था। तो ये इस तरह की स्टेप जो लास्ट वाला पॉइंट था भागम, उसमें और भी संरचनाएं पाई जाती थी। जैसे स्पंजी जो संरचना होती है, इसमें भाग पाए जाते हैं, उसको हम जनन सैल कहते हैं। उसके नीचे बृहद बगोष्ठ, उसके अंदर और लघु बगोष्ठ, इसके बाद भवक्षेप यानी क्लाइटोरिस और इसको मादा शिश्न कहते हैं, और लास्ट का जो था वो था प्रैघान। तो इस तरह से उसकी संरचना का हमने अध्ययन किया। अब सहायक जननांगों के अंदर एक ग्रंथि और होती है बेटा, वो थी आपकी बर्थोलिन ग्रंथि। अब बर्थोलिन ग्रंथि की अगर हम बात करें, बर्थोलिन ग्रंथि बर्थोलिन ग्रंथि की अगर हम बात करें तो ये सहायक ग्रंथि के रूप में होती है, जो कि मैथुन क्रिया को आसान बनाने का कार्य करती है। देखो, बर्थोलिन ग्रंथि के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो मानव मादा के अंदर एक जोड़ी बर्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। कितनी होती है बेटा? संख्या में ये एक जोड़ी होती है। ध्यान से सुनना बेटा, संख्या में कितनी होती है? एक जोड़ी। आकार जो है, अगर हम आकार की बात करें तो सेम का बीज जो होता है, सेम के बीज के आकार का इसका आकार होता है। अब पाया का स्थिति कहाँ है? प्रत्येक बृहद बगोष्ठ का जो अग्रभाग है उस पर एक बर्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। प्रत्येक बृहद बगोष्ठ जो है उसके अग्रभाग पर एक बर्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। किसकी बात हो गई? संख्या एक जोड़ी है, आकार सेम के बीज के आकार का होता है। इसके अलावा हम आगे चले स्थिति देखें तो ये प्रत्येक जो बृहद बगोष्ठ है उसके अग्रभाग पर यानी कि एक बर्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। ये एक श्लेष्मीय पदार्थ का श्रावण करती है। किसका करती है? श्लेष्मीय पदार्थ का श्रावण करती है। श्लेष्मीय पदार्थ का श्रावण करती है। तो बेटा, बर्थोलिन ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं तो इनकी संख्या एक जोड़ी होती है, आकार सेम के बीच का होता है, और स्थिति कहाँ है इनकी? जो बृहद बगोष्ठ है, हमने मादा जनन तंत्र में इस संरचना का अध्ययन किया था, उसमें बृहद बगोष्ठ था। तो बृहद बगोष्ठ के अग्रभाग पर एक बर्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है, जो कि मैथुन क्रिया के समय जब संभोग करते हैं तो उस समय ये श्लेष्मीय पदार्थ का श्रावण करती है, जो कि मैथुन क्रिया को आसान बनाने का कार्य करती है। ये आपकी बर्थोलिन ग्रंथि होगी बेटा, आपकी समझ में आ गई होगी। छोटी सी है, एक जोड़ी होती है, सेम के बीच के आकार की होती है। बृहद बगोष्ठ के 3 लाइन याद रखनी है, एक जोड़ी, सेम के बीच के आकार की होती है। बृहद बगोष्ठ जो होता है उसके अग्रभाग पर ये एक बर्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है, और ये मैथुन क्रिया के समय श्लेष्मीय पदार्थ का श्रावण करती है, जो कि मैथुन क्रिया के को आसान बनाने का कार्य करती है। ये आपकी बर्थोलिन ग्रंथि होगी बेटा। इसके बाद में जो टॉपिक है हमारा वो है बेटा स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि की अगर हम बात करें
स्तन ग्रंथि की संरचना आपके सामने बनी हुई है बेटा, देख लीजिए आप, ये स्तन ग्रंथि है आपकी। देखिए बेटा, मानव मादा के अंदर एक जोड़ी, मानव मादा के अंदर एक जोड़ी स्तन ग्रंथि पाई जाती है जो कि सक्रिय होती है। ऐसी होती है बेटा, मादा के अंदर तो ये सक्रिय होती है, जबकि अगर हम नर की बात करें तो उसमें यह है निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है। सक्रिय है, एक जोड़ी है। स्थिति कहाँ होगी? ये मानव मादा के वक्ष स्थल के ठीक सामने एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि दुग्ध का स्रावण करती हैं। इनका जो फंक्शन है, जो कार्य है, वो है बेटा दुग्ध का स्रावण करना। अब स्तन ग्रंथि की वृद्धि की बात करें तो स्तन ग्रंथि की वृद्धि को प्रेरित करने वाले जो हार्मोन हैं वो 4 हार्मोन होते हैं बेटा। एक एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, और सोमैटोट्रोपिन। ये 4 हार्मोन है बेटा, ये 4 हार्मोन स्तन ग्रंथि की वृद्धि को प्रेरित करते हैं। ये नीट के अंदर पूछे जाने वाला सवाल है कि स्तन ग्रंथि को प्रेरित करने वाले हार्मोन को लिखें। प्रश्न आएगा, निम्न में से स्तन ग्रंथि की वृद्धि को प्रेरित करने वाले हार्मोन बताएं। एक हो या 4 हो, चारों वाला ऑप्शन है जिसमें एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन है और सोमैटोट्रोपिन। ये हार्मोन जो हैं ये स्तन ग्रंथि की वृद्धि को प्रेरित करते हैं। अगर हम संरचना की बात करें बेटा, यानी कि स्ट्रक्चर आपके सामने बनी हुई है बेटा। मानव मादा के अंदर स्तन जो ग्रंथि है उसके अंदर ग्रंथिल ऊतक और वसा ऊतक पाए जाते हैं। ग्रंथिल ऊतक पाए जाते हैं और वसा ऊतक पाए जाते हैं। प्रत्येक स्तन ग्रंथि का जो ग्रंथिल ऊतक होता है ये 15 से 20 पालियों में बटा हुआ होता है। कितने में बेटा? 15 से 20 पालियों में बटा हुआ होता है, जिनमें केशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है, जिन्हें हम कूपिका कहते हैं। कूपिका के अंदर दुग्ध का स्रावण होता है। ठीक है बच्चों, मानव मादा में एक जोड़ी सक्रिय स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि वक्ष स्थल के ठीक सामने स्थित होती हैं, जो कि दुग्ध का स्रावण करती हैं। प्रत्येक स्तन ग्रंथि जो होती है उसके अंदर ग्रंथिल ऊतक होता है और वसा ऊतक होता है। ग्रंथिल जो ऊतक है वह 15 से 20 पालियों में विभक्त होता है, जिन पालियों के अंदर केशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है। इस तरह से केशिकाओं का गुच्छ पाया जाएगा, जिन्हें हम कूपिका कहेंगे, और कूपिकाओं में दुग्ध का स्रावण होता है। प्रत्येक कूपिका से एक स्तन नलिका निकलती है। ये स्तन नलिका अपने पाली के दुग्ध को लेकर स्तन वाहिनी में खुलती है। अब स्तन वाहिनी अनेक हो गए, तो अनेक स्तन वाहिनी अपनी पाली के दुग्ध को लेकर लैक्टोफेरस नलिका या दुग्ध नलिका में लाकर खुलती है। लैक्टोफेरस जो नलिका है वो स्तन प्रवेश में खुलता है और स्तन प्रवेश गहरे रंग का होता है। स्तन ग्रंथि के अग्र भाग पर एक ब्लैक या गहरे लाल रंग की संरचना पाई जाती है, कॉफी कलर की, उसको हम स्तन प्रवेश कहते हैं। स्तन प्रवेश पर एक घुंडी जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हम निपल्स कहते हैं। इसके अंदर अनेक क्षेत्र होते हैं और इन क्षेत्रों से दुग्ध बाहर निकलता है। ये आपकी स्तन ग्रंथि होगी बेटा। दोबारा से इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मानव मादा के अंदर एक जोड़ी स्तन ग्रंथि पाई जाती है। कितनी पाई जाती है बेटा?
एक जोड़ी स्तन ग्रंथि पाई जाती है, वो भी सक्रिय होती हैं और दुग्ध का स्रावण करने का कार्य करती है। स्तन ग्रंथि की वृद्धि को प्रेरित करने वाले जो हार्मोन हैं वो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन है और सोमैटोट्रोपिन होते हैं। संरचना की अगर हम बात करें तो स्तन ग्रंथि के अंदर ग्रंथिल ऊतक और वसा ऊतक पाए जाते हैं। ग्रंथिल जो ऊतक होता है ये 15 से 20 पालियों में विभक्त होता है, जिनमें केशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। प्रत्येक कोशिका से एक स्तन नलिका निकलती है। ये स्तन नलिका अपनी कोशिका से अपनी पाली से दुग्ध को लेकर स्तन वाहिनी में खुलती है। ये स्तन जो वाहिनी होती हैं ये लैक्टोफेरस जो नलिका है, जो दुग्ध नलिका है, उसके अंदर आकर खुलती है और लैक्टोफेरस जो नलिका है यह स्तन प्रवेश में खुलता है, जो कि गहरे रंग का होता है। इसके अग्रभाग पर एक घुंडी जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम निपल कहते हैं। इसमें अनेक छिद्र पाए जाते हैं। तो ये आपकी स्तन ग्रंथि हो गई बेटा। पहली थी आपकी बर्थोलिन ग्रंथि, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी है स्तन ग्रंथि, एक जोड़ी होती है, सक्रिय होती है, दुग्ध का स्रावण करती है। प्रेरित करने वाले हार्मोन आपके सामने हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन है और सोमैटोट्रोपिन। संरचना की अगर हम बात करें तो प्रत्येक जो स्तन ग्रंथि है उसके अंदर ग्रंथिल ऊतक और वसा ऊतक पाए जाते हैं। ग्रंथिल जो ऊतक है ये 15 से 20 पालियों में विभक्त होता है। जिन पालियों के अंदर केशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है इनको कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं में आपका यानी कि दूध का स्रावण होता है। प्रत्येक कोशिका से एक स्तन नलिका निकलती है। ये स्तन नलिका स्तन वाहिनी में खुलती है और प्रत्येक अनेक स्तन वाहिनी हो जाएंगी। अब ये अनेक स्तन वाहिनी अपनी पाली के दुग्ध को लेकर लैक्टोफेरस नलिका जो दुग्ध नलिका है उसके अंदर आकर खुलती है। लैक्टोफेरस जो ट्यूब है, जो नलिका है, ये स्तन प्रवेश में खुलता है। स्तन प्रवेश गहरे रंग का होता है। इसके अग्रभाग पर एक घुंडी जैसी संरचना होती है, जिसे हम निपल कहते हैं, जिसमें अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। ये आपकी स्तन नलिका होगी बेटा। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है बेटा आपका यौवन आरंभ। यौवन आरंभ यौवन आरंभ क्या होता है? कोई भी जीव है तो किसी भी जीव में जो लैंगिक परिपक्वता है उसे हम यौवन आरंभ कहते हैं। लैंगिक परिपक्वता। लैंगिक जो परिपक्वता है यह आपकी यौवन आरंभ कहलाती है। यौवन आरंभ में जननांगों का विकास होता है। मादा के अंदर भी जननांगों का विकास होगा और नर के अंदर भी जननांगों का विकास होता है। अगर हम मेल की बात करें, अगर हम नर की बात करें तो इसमें यह 14 से 16 वर्ष की आयु में, हम बेटा नर की बात कर रहे हैं तो 14 से 16 वर्ष की जो आयु है, इस आयु में शुक्र जन्म की क्रिया से प्रारंभ होता है। शुक्र जन्म की क्रिया के साथ शुरू होता है क्या? यौवन आरंभ। जबकि मादा के अंदर अगर हम बात करें तो यह 12 से 14 वर्ष की जो आयु है इसमें प्रारंभ होता है और रज चक्र के साथ, इसके साथ बेटा रज चक्र के साथ, जिसे हम रजोदर्शन कहते हैं। यहाँ 1 नंबर का प्रश्न यही बनता है कि रजोदर्शन किसे कहते हैं? रजोदर्शन प्रश्न बनता है 1 नंबर का, रजोदर्शन क्या होता है? तो मानव मादा के अंदर 12 से 14 वर्ष की आयु में प्रथम बार रज चक्र शुरू होता है, जिसे हम रजोदर्शन कहते हैं।
ठीक है बेटा, कोई भी जीव है तो किसी भी जीव में लैंगिक जो परिपक्वता है उस लैंगिक परिपक्वता को हम यौवन आरंभ कहते हैं। इस दौरान जीव के अंदर जननांगों का विकास होता है। अगर हम मेल यानी कि नर की बात करें तो यह 14 से 16 वर्ष की आयु में शुक्रजनन की क्रिया से यौवन आरंभ होता है, जबकि मादा के अंदर बात करें तो 12 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होता है। और शुरू किससे होगा बेटा? रज चक्र से। अब यही होता है कि रजो दर्शन क्या है? तो मानव मादा में 12 से 14 वर्ष की आयु में प्रथम बार जो यानी कि रज चक्र यानी कि मासिक चक्र जो प्रारंभ होता है, एमसी पीरियड जिसे कहते हैं हम, तो उसे जब प्रारंभ होता है तो उसे हम रजो दर्शन कहते हैं। एक होता है रजो निवृत्ति। अब रजो निवृत्ति क्या है? मानव मादा के अंदर 45 से 50 वर्ष की आयु में रज चक्र बंद हो जाता है, इसलिए हम रजो निवृत्ति कहते हैं। अब यौवन आरंभ के समय नर और मादा में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वे निम्नलिखित हैं बेटा। जैसे अगर हम नर की बात करते हैं सबसे पहले, तो यानी कि नर के अंदर नर जननांगों का विकास होना, जैसे वृषण के आकार में वृद्धि होना, इसके अलावा श्वसन के आकार में वृद्धि होना, प्रोस्टेट ग्रंथि के आकार में वृद्धि होना, इसके अलावा शुक्रजनन की क्रिया प्रारंभ होना, वृषण कोषों के आकार में वृद्धि, वृषणों के आकार में वृद्धि, दाढ़ी मूंछों को आना, बालों का अधिक पाया जाना, आवाज का बाहरी होना, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होना, इसके अलावा मादाओं के प्रति लैंगिक आकर्षण, तो ये सभी यौवन आरंभ के समय नर के अंदर परिवर्तन होते हैं। इसके विपरीत अगर हम मादा के अंदर बात करें तो मादा जननांगों का विकास होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, अंडजनन की क्रिया प्रारंभ होना, रज चक्र का शुरू होना, आवाज का पुतली होना, बालों का अभाव और इसके अलावा नर के प्रति लैंगिक जो आकर्षण है तो उसका बढ़ जाना, ये सभी मादा के अंदर होने वाले परिवर्तन होते हैं। तो ये आपका यौवन आरंभ खत्म हो गया बेटा। यौवन आरंभ किसे कहते हैं? सबसे पहली बात ये है, तो किसी भी जीव में लैंगिक परिपक्वता को हम यौवन आरंभ कहते हैं। इस समय जननांगों का विकास होता है। जननांगों का जब विकास होता है तो ये बेटा नर के अंदर 14 से 16 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है, शुक्रजनन की क्रिया से प्रारंभ होता है, जबकि मादा के अंदर 12 से 14 वर्ष की आयु में रज चक्र से प्रारंभ होता है। रजो दर्शन किसे कहते हैं? मानव मादा के अंदर प्रथम बार 12 से 14 वर्ष की आयु में प्रथम बार जब रज चक्र शुरू होता है तो उसे हम रजो दर्शन कहते हैं। ऐसे ही इसके अपोजिट एक नंबर का क्वेश्चन होता है रजो निवृत्ति। 45 से 50 वर्ष की आयु में मादा के अंदर रज चक्र का बंद होना रजो निवृत्ति कहते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वो बता दिया बेटा मैंने, नर के अंदर कौन से होते हैं और मादा के अंदर कौन से होते हैं। तो अब आप ये लास्ट टॉपिक था जिसके आप नोट्स बनाएं, नोटबुक उठाएं और नोटबुक में आप सबसे पहली हेडिंग लिखें आप बर्थोलिन ग्रंथि। इसको मैं आपको लिखा देता हूँ बेटा। सबसे पहले टॉपिक हेडिंग लिखिए आप बर्थोलिन ग्रंथि। हेडिंग डालकर लिखिए आप देखिए बेटा, मानव मादा में एक जोड़ी बर्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। मानव मादा में
एक जोड़ी वर्तुलिन ग्रंथि पाई जाती है जो सीम के बीच के आकार की होती हैं, जो सेम के बीच के आकार की होती हैं। प्रत्येक बृहद बगोष्ठ के अग्रभाग पर प्रत्येक बृहद बगोष्ठ के अग्रभाग पर एक वर्तुलिन ग्रंथि पाई जाती है जिसके द्वारा मैथुन क्रिया के समय श्लेष्मीय पदार्थ का श्रावण किया जाता है, जिसके द्वारा मैथुन क्रिया के समय श्लेष्मीय पदार्थ का श्रावण किया जाता है, जो मैथुन क्रिया को आसान बनाता है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग किया स्तन ग्रंथि। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा स्तन ग्रंथि। मानव मादा में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। मानव मादा में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं जो सक्रिय होती हैं और ये ग्रंथियां पक्ष स्थल के ठीक सामने स्थित होती हैं। मानव मादा में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं जो सक्रिय होती हैं और पक्ष स्थल के ठीक सामने स्थित होती हैं, जिनसे दुग्ध का स्रावण होता है, स्रावण होता है। नेक्स्ट लाइन से का डैश करके लिखिए सोमेटोट्रोपिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा सोमेटोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथि की वृद्धि को प्रेरित करते हैं। सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्तन ग्रंथि की वृद्धि को प्रेरित करते हैं। हेडिंग लिखिएगा
संरचना, हेडिंग लिखिए संरचना। इसमें लिखिए बेटा स्तन ग्रंथियों में, स्तन ग्रंथियों में ग्रंथिल ऊतक एवं, स्तन ग्रंथियों में ग्रंथिल ऊतक एवं वसा ऊतक पाए जाते हैं, वसा ऊतक पाए जाते हैं। प्रत्येक स्तन ग्रंथि में, प्रत्येक स्तन ग्रंथि में ग्रंथिल ऊतक, ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 पालियों में, 15 से 20 पालियों में बटा रहता है। से 20 पालियों में बटा होता है, जिनमें केशिकाओं की गुच्छे होते हैं, जिनमें केशिकाओं के गुच्छे होते हैं, जिन्हें कूपिका कहते हैं, जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं में दुग्ध स्रावित होता है, कूपिकाओं में दुग्ध स्रावित होता है। प्रत्येक कूपिका से, प्रत्येक कूपिका से स्तन नलिका निकलती है, प्रत्येक कूपिका से स्तन नलिका निकलती है, जो कि दुग्ध को लेकर, जो कि दुग्ध को लेकर स्तन वाहिनी में डालती है, जो कि दुग्ध को लेकर स्तन वाहिनी में डालती है। अनेक स्तन वाहिनी मिलकर, अनेक स्तन वाहिनी मिलकर अपनी अपनी पाली से दुग्ध लेकर, अपनी अपनी पाली से दुग्ध लेकर लैक्टोफेरस नलिका में, लैक्टोफेरस नलिका में खुलती हैं, लैक्टोफेरस नलिका में खुलती हैं, जो स्तन प्रवेश में खुलती हैं, जो स्तन प्रवेश में खुलती हैं। स्तन प्रवेश, स्तन प्रवेश गहरे रंग का होता है, गहरे रंग का होता है। स्तन के अग्रभाग पर, स्तन के अग्रभाग पर एक घुंडी समान संरचना पाई जाती है। स्तन के अग्रभाग पर एक घुंडी समान संरचना पाई जाती है,
जिसे निपल कहते हैं, जिसे निपल कहते हैं, जिसमें अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये लिखने के बाद इस डायग्राम को बना लीजिए। अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यहां तक लिखने के बाद ये डायग्राम बना लीजिए आप। आप डायग्राम बनाने के लिए वीडियो को रोक भी सकते हैं और रोककर आप आराम से इसका डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम बनाने के बाद आप हेडिंग लिखिए बेटा, यौवन आरंभ। डायग्राम को बनाने के लिए वीडियो को रोक लो बेटा, और वीडियो को रोककर भी आप डायग्राम बना सकते हैं। आखिरी जो टॉपिक है वो हेडिंग लिख लीजिए बेटा, यौवन आरंभ। यौवन आरंभ डायग्राम बन गया बेटा आपका। और डायग्राम बनाने के बाद आप हेडिंग लिख लीजिए, यौवन आरंभ। इसमें लिखिए बेटा आप, यौवन आरंभ में लिखो आप, किसी भी जीव में, यौवन आरंभ हेडिंग लिख लीजिए आप। इसमें लिखिए आप, किसी भी जीव में लैंगिक परिपक्वता को लैंगिक परिपक्वता को यौवन आरंभ कहते हैं। किसी भी जीव में लैंगिक परिपक्वता को यौवन आरंभ कहते हैं। इसके दौरान जननांगों का विकास होता है। इसके दौरान जननांगों का विकास होता है। नर में यौवन आरंभ, नर में यौवन आरंभ 14 से 16 वर्ष की आयु में, 14 से 16 वर्ष की आयु में शुक्र जनन की क्रिया के समय शुरू होता है। शुक्र जनन की क्रिया के समय से शुरू होता है और मादाओं में 12 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होता है और मादाओं में 12 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होता है।
मादाओं में यह रजोदर्शन से शुरू होता है। स्टार बना के हेडिंग लिखिए बेटा, रजोदर्शन। 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, रजोदर्शन। स्टार बना के हेडिंग लिख लीजिए आप, रजोदर्शन। मानव मादा में 12 से 14 वर्ष की आयु में, मानव मादा में 12 से 14 वर्ष की आयु में प्रथम बार रज चक्र की शुरुआत होती है। रज चक्र की शुरुआत होती है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए बेटा, डैश कर यौवन आरंभ के समय, नर और मादा में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं, जो निम्नलिखित हैं। मतलब सारणी बना लेना, ये एक साइड में देना नर, कोष्ठक में मेल, दूसरी साइड में बेटा मादा, कोष्ठक में फीमेल, या फिर जेंडर है। सारणी बना लो, एक साइड नर और दूसरी साइड में मादा। सबसे पहले नर वाले कॉलम में लिखेंगे आप नंबर 1। सारणी बना लो, एक साइड में नर, एक साइड में मादा, और नंबर 1 पॉइंट लिखिए आप नर में। नर जननांगों जैसे वृषणकोश, प्रोस्टेट ग्रंथि, शिशन आदि में वृद्धि होना। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, नर में नर जननांगों जैसे वृषणकोश, प्रोस्टेट ग्रंथि, शिशन आदि में वृद्धि होना। अब मादा में लिखनी बेटा नंबर 1, मादा जननांगों में वृद्धि, दूसरा पॉइंट लिखनी बेटा नर वाली साइड में, शुक्र जनन क्रिया का प्रारंभ होना। दूसरा पॉइंट इधर, शुक्र जनन की क्रिया का प्रारंभ होना और वृषण के आकार में वृद्धि होना, अब मादा वाली साइड में दूसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा, स्तन ग्रंथियों का विकास, एवं मासिक चक्र का प्रारंभ होना।
मासिक चक्र का प्रारंभ होना। तीसरा पॉइंट लिखिए आप बेटा अंदर वाली साइड में, आवाज का भारी होना। तीसरा पॉइंट, आवाज का भारी होना। इधर लिखो बेटा, आवाज का पतली होना। आवाज की पतला होना, इधर भारी हो जाएगी उधर पतली। चौथा पॉइंट लिखो बेटा, दाढ़ी मूंछों का आना। दाढ़ी मूंछों का आना एवं शरीर के विभिन्न भागों पर बालों का आना। दाढ़ी मूंछों का आना और शरीर के विभिन्न भागों पर बालों का आना। इधर लिख देंगे बेटा चौथा पॉइंट, बालों का अभाव। बालों का अभाव। पांचवा पॉइंट लिखो बेटा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में वृद्धि होना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में वृद्धि होना। इधर लिखिए पांचवा पॉइंट, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन, LH, FSH हार्मोन के श्रावण में वृद्धि। हार्मोन के श्रावण में वृद्धि। एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए बेटा, छठवां पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मादाओं की ओर मनोवैज्ञानिक आकर्षण। यहां लिखना है, मादा की ओर मनोवैज्ञानिक आकर्षण। और यहां लिख लीजिए छठवां, नर की ओर मनोवैज्ञानिक आकर्षण। यानी कि नर है वो तो मादाओं के प्रति आकर्षित होते हैं और मादा नर के प्रति आकर्षित होती है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। तो आप यहाँ तक नोट्स बनाएं, साथ के साथ याद करें और इसको पूर्ण रूप से आप समझें, क्योंकि समझ के याद करना आसान होता है। धन्यवाद।